बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस वापस लेने के लिए सवाल पर नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। इन केसेस में ट्रायल के बाद फैसला सुनाया जा चुका है और अब दोनों केसेस अपील के मरहले पर है। अपील के मरहले पर रेफरेंसेस वापस नहीं लिए जा सकते, मगर चेयरमैन नैब इस बात पर जरूर मुत्तफिक हैं कि पहले मरहले में अपीलें बहाल करने पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। अपीलें बहाल हो गई तो शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। देखना यह है कि अब कौन से शवाहिद रिक्वायर्ड है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी है। नवाज शरीफ की अपीलें तो बहाल हो चुकी है, मगर सूरत हाल काफी दिलचस्प हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब के वकील आसिम नज़ीर तारड़, उनका दावा है कि अपीलें बहाल होते ही नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा है तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है? अब जबकि अपीलें बहाल हो चुकी है तो ये तो सवाल है कि नवाज शरीफ का मौजूदा स्टेटस किन मायनों के अंदर लिया जाएगा। हिफाजती जमानत गैर मौसर हो चुकी है, सजाएं मुअत्तल नहीं हुई और ना ही नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार है। नवाज शरीफ का मौजूदा स्टेटस जानने के लिए सबको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है। उधर नवाज शरीफ को तेजी से रिलीफ मिलता देखकर अडयाला जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने का फैसला किया है। मुबैना तौर पर हम कहेंगे अपने वकील शेर अफजल मरवत के जरिए कारकुनों को पैगाम भिजवाया है कि चाहे गोलियां चले, अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है। इस वक्त चूहों की तरह बिलों में रहना बेगैरती होगा। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ का यह मुबैना पैगाम एक लीडर का पैगाम है? क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक बार फिर कारकुनों को रियासत के खिलाफ उकसा रहे हैं? या हम तरीन सवाल होंगे। इनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ मेहमान होंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, शहला रजा साहिबा रहनुमा पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे कैसर अहमद शेख साहब। जी कैसर अहमद शेख साहब, आज मुबारक हो आपको। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल हो गई हैं, लेकिन फिर भी इंतखाबात का मुतालबा करते नजर नहीं आ रहे। सबको तसल्ली क्यों है, किस बात की है? नहीं, हमारा मुतालबा क्यों नहीं कर रहे? ये तो इलेक्शन का तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने लास्ट वीक ऑफ जनवरी, आप मैं समझ नहीं रहा कि इसमें अब कंफ्यूजन क्या है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी इलेक्शन होंगे। अब एक हफ्ते की बात है ना कि हफ्ते में कौन सा दिन होगा, ये तो तय है और कोई उसमें कोई उन्होंने अमेंडमेंट नहीं की। हमारे मुतालबे इलेक्शन तो कराना है इलेक्शन कमीशन ने, हम तो कोई इतराज नहीं कर रहे। जो इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा हम तैयार हैं। बाकी जमातें भी कह रही है इलेक्शन कराएं, बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों ये बात आप कर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन क्या है? लास्ट वीक ऑफ जनवरी इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है, तो ठीक है। तो अब क्या हम क्या मुतालबा करें फिर? यानी आपको लग रहा है माहौल आपको सूट कर रहा है, इलेक्शन पे माहौल सूट कर रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पूरे पाकिस्तान से वो इलेक्ट होने के लिए जा रही है, तो हम पूरी तरह तैयार हैं। और बल्कि फिर हमारे मुखालफिन कहेंगे, वही कह रहे हैं हम तो पूरा तैयार हैं। जिस किस्म का रिसेप्शन हुआ है मियां नवाज शरीफ का आपके सामने है, और हम भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं एक हफ्ते से अपने हल्के में हूँ और मुख्तलिफ जा रहे हैं हम तो इलाकों में, और इलेक्शन की पूरी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, जो भी देखिए ना, फेयर और फ्री इलेक्शन होने चाहिए। जो भी मैंडेट है, जो क्लियर मैंडेट है, वो उसके मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए, जिसको भी मिले। सब पार्टियों को अपनी तैयारी है, सब पार्टियां कह रही हैं इलेक्शन। मुझे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नजर ही नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूँ कि बाकी मुकम्मल है। ये जो देखें ना, जो हल्का बंदियां हुई हैं उसी के ऊपर एतराज़ात की डेट है। अभी उसके बाद अदालतों में केस होंगे, फैसले हो जाएंगे। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम लास्ट वीक जनवरी में करवाएंगे। उसके बाद कोई और आपने सुना कोई और किसी तरफ से कोई? ठीक है जी। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो कह रही है मुतालबे की जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जनवरी के आखिर में सिर्फ एक तारीख देनी है। हम तो मुकम्मल तैयारी पे। जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को लाहौर में रिसेप्शन मिल गई है, उसके बाद तो वो कह रहे हैं किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारी जीत के ऊपर कोई शक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह ये है कि इनको ये नहीं है कि जिस तरीके से रिसेप्शन इनको मिली है, ये जिस तरीके से इनको लाया गया है उस तरीके से पता चलता है
कि वो जो कहते हैं ना कि दिन का भूला जब रात को घर वापस आ जाए तो उसको भूला या भोला नहीं कहते, ठीक है। ये एस्टैब्लिशमेंट के बच्चे थे, लेकिन बाबा बच्चे थे। आपको पता है ना बाबा बच्चे कौन होते? ये वो थे। इनको एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ देर के लिए ज़रा सुनाई थी। अब ये कुछ अरसे बाद उनको कहा कि आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। 1990 में भी ऐसे ही आए थे। 1980s में एक्चुअली इनकी पैदाइशी उधर हुई थी। 1990 में इनकी जो परवरिश हुई थी वो उधर हुई थी। 1997 में इनका हाई स्कूल भी उधर से हुआ था। 2013 में इन लोगों की हायर एजुकेशन भी वहाँ से हुई थी, और अभी इनकी दोबारा बारात उधर ही वापस जा रही है। तो ये थ्रू आउट उनके साथ थे, उनके साथ है, उनके साथ। ये इन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ से एक हुकूमत के कहने पे इनको, अच्छा हुकूमत कौन है इस वक्त? अगर आप देख लें केयर टेकर गवर्नमेंट फेडरल में है, प्राइम मिनिस्टर एक्स मेंबर ऑफ PMLN, इंटीरियर मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर ऑफ PMLN, पंजाब में सारे PMLN वाले, KP में PMLN, सारी तो इन्हीं की गवर्नमेंट है। अब सिर्फ एक काम करना होगा, काकड़ साहब को कहना होगा कि भाई आप रिजाइन दे दो, और मियाँ साहब को कहना होगा कि भाई अब आप ओथ ले लो। उस लिहाज से ये सारे लोग ऑटोमेटिकली एक्चुअली उसमें पावर में आ जाएंगे। जिस तरीके से नैब इनके साथ है, जिस तरीके से इस वक्त अदलिया इनको रिलीफ दे रही है, उन चीज़ों में रिलीफ दे रही है जिन चीज़ों में अदलिया ने खुद कहा था कि दे हैव लॉस्ट द राइट ऑफ अपील इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। ये PLD 2022 में इन्हीं कोर्ट के इन्हीं दो जजों में से एक ने ये दिया था। उन्होंने कहा था कि इनके और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो वकील है, उन दोनों के जब तक ये लोग दोबारा अरेस्ट होके जेल नहीं जाते उसके बाद होगी। लेकिन किस तरीके से आपने देखे एयरपोर्ट में जाके लोगों ने इनके थंब प्रिंट्स लिए हैं, बाकी चीज़ें के वो भी इन लोगों ने किया। फिर जिस तरीके से लाहौर लेकर गए, जिस तरीके से इनके ऊपर वो फूल, अच्छा अब इन्होंने कॉपी तो करनी होती है ना तहरीके इंसाफ की। इनको पता था इनके ऊपर अवाम तो फूल फेंकेगी नहीं। इन्होंने क्या क्या पैसों से फूल खरीद के ऊपर से हेलीकॉप्टर के थ्रू जाके फेंक दिए। अवाम ने इनके ऊपर कोई फूल नहीं फेंके, ठीक है। तो उस लिहाज से इन्होंने करके फिर जो जलसे का हमने हालत देखे वो भी हमने देख लिया कि क्या था, किस लिहाज से था। लोगों को वहाँ पता ही नहीं था कि वो कौन है, क्या नहीं है, किस लिहाज से। जो कुछ एक दो छोटे मोटे ड्रोन के जो इन्होंने खुद किए थे उसमें भी अगर आप देख लें बहुत कम लोग थे। जिस तरीके से कबूतर नीचे से उड़ाए जा रहे थे और ऊपर से ये कह रहे थे पता नहीं ये कबूतर कहाँ से आ रहे और क्या चीज़ें। देखिए ये सारा एक स्टेज ड्रामा है। वो स्टेज ड्रामा के जो एक माँ, एक बाप और एक बेटी जब गाड़ी से निकलते हैं, एक साथ आते हैं, सब चीज़ें साथ होती हैं, हर एक चीज़ साथ होती है, लेकिन फिर स्टेज के ऊपर जाके वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इट्स नाइस इमोशंस बट दैट वाज नॉट ट्रू इमोशंस एट दैट टाइम। ठीक है शैला रज़ा साहिबा, हो चुका है। मैं शैला रज़ा साहिबा को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर मैं दोबारा आता हूं आपके पास, अभी बड़े सवाल हैं आपसे करने के लिए। शैला साहिबा, हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल हो गई, वो तो आराम से घर चले गए। इतनी जल्दी ये सब चीजें बदल जाती हैं? पीपल्स पार्टी थोड़ा अनसिक्योर तो महसूस कर रही होगी अपने आप को। ये कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ किरदार बदले हैं। अभी थोड़े दिन पहले 12-12 जमानतें एक साथ हो रही थी। अदालतें जो थी वो पूरे पूरे दिन इंतजार करती थी लाडले का। 2 घंटे बढ़ाए हैं, 3 घंटे बढ़ाए हैं, 4 घंटे बढ़ाए हैं, आइए आइए आइए। तो ये कोई नई बात नहीं है। और अभी जिस जलसों को ये बुरा कह रहे हैं, थोड़े अरसे पहले लॉन्ग शॉट्स कर करके इधर के भी जलसे दिखाए जाते थे। कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में कहा कि हमें बड़ी सख्ती से हिदायत थी कि अवाम को ना दिखाएं, खाली कुर्सियां ना दिखाएं, कि अवाम उन कुर्सियों पे नहीं है, और हमें जो है वो ये कहा जाता था सिर्फ PTI के चेयरमैन को दिखाएं। तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है इस वक्त किरदार बदल जाने से। मामला तो वहीं खड़े। अच्छा, जहाँ तक बात है तो अगर ये हैं बच्चे जो कि हैं, और तो आप भी क्या थे, आपके लिए जो है ज़हीरुल इस्लाम का वीडियो क्लिप फिर रहा होगा, अभी भी कहीं निकल आएगा कि हम इनको थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए थे। थर्ड ऑप्शन भी जब पूरा नहीं हुआ तो RTS बिठाया गया। RTS बिठाया गया, लोगों के रिजल्ट 6-6 दिन रुके और बड़े मुज़हका खेस आए। जब उनको रिकाउंटिंग में गए और देखा गया कि भाई ये हार रहे हैं, तो उनको बंद कर दिया गया। चाहे फैसल सोलह हयात का हो, चाहे फेमिना मिर्जा वाली सीट पे अब्दुल हकीम बलोच की सीट हमने ले ली,
तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम पहले ही कह रहे थे कि ये कन्विक्टेड हैं, तो कहा जाता था कन्विक्टेड नहीं है भाई, इन्हें प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिल सकती, मिल गई। अब आज जिस केस में ये इश्तेहारी थे तो अपील पे हाजिर ना होने पे इश्तेहारी थे, वो अपील में गए थे। अपील जब लगी, 4 महीने की छुट्टी थी, 4 महीने के बाद अपील जब लगनी शुरू हुई तो अपील पे नहीं आए, 4 साल बाद आए हैं। तो देखिए कोविड तो कब का खत्म हो चुका, कहा जा रहा है कोविड की वजह से उनका इलाज भी नहीं हुआ और आ नहीं सके, इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। तो कोविड तो खत्म हुए मुद्दत हो गई, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुए मुद्दत हो गई, अब आए हैं तो फौरन हो गया। तो ये हमारे लिए मसला नहीं है, नया नहीं है, हमने ये देखे हैं खेल। हमने जब भी देखा था, जब परवेज मुशर्रफ हाईजैकिंग तैयारा केस में ये सजा हो गई थी और अपील में जाए बगैर बाहर चले गए थे, और 8 साल बाद जब आए तो ये अपील में भी नहीं गए थे, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने इन्हें बुलाया। तो हमने अपनी आंखों के सामने लाडले बदलते देखे हैं और हमें कोई मसला नहीं है। अभी भी हमें पता है कि खान साहब को चहलकदमी के लिए अंदर की दीवार गिरा दी गई है, काश और से जो मुजरिम है या मुलजिम है उनके लिए भी जेल में इतनी सहूलतें हो। और खान साहब दूसरों को, कई लोगों ने तो माशाल्लाह से सियासी जमातों में पूरी की पूरी जेलें अस्पतालों में काटी हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं शैला साहबा, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। पीपल्स पार्टी की इनफैक्ट असल टेक है क्या, देखा तो अब सबने है, क्या इसी तरह ही चलता रहेगा कि पीपल्स पार्टी को खास स्टैंड लेने के प्लान के अंदर है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने के लिए गया था। सवाल जवाब होने का जी थोड़ा अफसोस करने के लिए, पुरसा देने के लिए हम लोग गए थे। बस हम इसको इसी तरह ही समझ लें, क्योंकि आमतौर पर काफ़ी नुकसान होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब की पार्टी के अंदर। कभी हमने देखा नहीं कि इस तरह एक वफ्द की शक्ल में खुद कैसर साहब साथ थे, अली मोहम्मद खान साथ थे, बैरिस्टर साहब शामिल थे। ये नॉर्मल है, हम इसको नॉर्मल लेंगे? इस तरह है कि आई एम श्योर हर जगह का है, पठानों का ख़ास तौर पे ये कल्चर होता है, जो आपका अगर कोई जो अपोजिशन भी है, अगर उसके इमीडिएट घर में खफगी हो, उनकी जो मुझे इत्ला है कि उनकी मेरे ख्याल में मदर इन लॉ का रिसेंटली उनकी वफ़ात हुई है, तो उसकी दुआ के लिए ये सारे गए थे, जो मुझे इत्ला है, ठीक है, उस लिहाज से है। बाकी एज़ फार एज़ कोई पॉलिटिकल बात वहाँ हुई है उसके मुझे इल्म नहीं है, और वो एज सच कोई बात एजेंडा में नहीं थी। वहाँ पे वैसी कोई एक आध बात हो गई हो तो उसका कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन मुझे ये ज़रूर इल्म है, और मैंने आपके प्रोग्राम से पहले मैंने पूछ लिया था कि ये गए क्यों थे, क्योंकि मुझे ख़ुद भी तशवीश थी कि ये गए क्यों हैं। तो जब उन्होंने ये बात बताया और उसके बाद उन्होंने मुझे एक असद कैसर साहब की एक वीडियो भी भिजवा दी जिसमें उन्होंने ये वजाहत ख़ुद की थी, तो इस वजह से मैं इस बात पे आपको बता सकता हूं कि ये वाकई ये उसके लिए गए थे। बाकी अगर उसके पीछे उन्होंने कोई ऐसी बात है जो मुझे मालूम नहीं है, मैं उसके बारे में आपको बता। ठीक है, अच्छा हुमायूं साहब ये बता दें, ठीक है हुमायूं साहब ये बता दें, कल एक ना शेर अफजल साहब की तरफ से ना वो कल इमरान खान साहब से मिल के आए, और एक उनका बयान, मुबैना मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँ क्योंकि अगर ये बिल्कुल क्लियर हो जाए तो इसके बहुत से मैनी हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कारकुनों को पैगाम भिजवाया कि चाहे गोलियां चलें, बाहर निकलने का वक्त आ गया है, ये वक्त चूहों की तरह बिलों में रहना बेगैरती होगा। इसका क्या मतलब लें इस मुबैना बयान का? इसका मतलब ये देखिए, इस तरह है मैं आपको इसका देखिए, ये तो इसकी जो डिटेल्स है वो तो चूंकि मरवत साहब भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही, आप उनको इनवाइट करके उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने मुझसे एक सवाल पूछा है और मुझे इसके मैंने ये इतना ही सुना है जितना आपने सुना है, मैं उसका क्या मकसद, मैंने उसका क्या इंटरप्रिटेशन लिया, मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन ये ली है कि इस मुल्क में इलेक्शंस, जो कि सबसे पहले जो इलेक्शंस मार्च तक हो जाने चाहिए थे, उन 2 इलेक्शंस में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल किया, हमने उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया। उसके बाद उसी इलेक्शन कमीशन ने, जो कि उस जगह पे कोई आर्टिकल 224(2) का कोई वो नहीं किया। अब उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है इस जगह पे 224, वो तो कहता है कि 90 डेज के अंदर हो, लेकिन आपका 48 जो 5 है वो आपको कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज। ये लेटर देन 90 डेज के लिए, और ये याद रखें कि अभी एक बहुत बड़ा
इबहाम है। जनवरी के एंड में हो जाएगा, जनवरी के एंड में हो जाएगा, लेकिन जब तक डेट नहीं आता पाकिस्तान में आप उसको हतमी फैसला नहीं कह सकते। और यही वो बात है जिसमें इलेक्शन ये सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच के सामने है और उन्होंने भी कहा है कि भाई ये बताओ कि क्या चीज़ है। इतना हमें पता है कि अभी इलेक्शन 90 दिन के अंदर जो कि कानूनी तरीके से वो तो नहीं हो सकते, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि अब जो इलेक्शन की डेट जो है ना वो तो उन्होंने कही हुई है कि भाई हम लोग कर लेंगे एंड ऑफ वॉर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इबहाम है, क्या ये जाके वाकई डेट देंगे? अगर ये सीरियस है ये आज डेट क्यों नहीं देते, 28 जनवरी क्यों नहीं देते? मतलब इनको क्या मसला है कि ये आज देकर फर्क कर दें? ना पीपल्स पार्टी वाले बेचारे फिक्रमंद हो गए, ना कोई और फिक्रमंद होगा। रही बात PMLN की, वो तो ऑलरेडी उनको पता है उन्होंने पावर में आना है, फलाना है। जैसे शैला रजा साहबा कह रही थी कि लाडले, हमने भी बहुत सारे देखे, बड़े लोगों को लाडले किए थे, बड़े लोगों को आने दिया, NRO करने दिया, वो सारा कुछ करने दिया, इन स्पाइट ऑफ कि वहां पे अच्छे खासे हमें पता है छाबड़ी वाला लाबड़ी वाला, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं है। आगे हमने क्या करना है, हम यहां से आगे जाने की सोचते हैं। आगे जाने के सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। मुझे पता है कि फ्री एंड फेयर कभी नहीं होंगे, ये याद रखें, फ्री एंड फेयर कभी नहीं होंगे। हम कहते हैं इलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये अनफेयर इलेक्शन भी करें, हम लोगों ने इनको बोल्ड आउट करना है। हमने अंपायर की उंगली के या अंपायर के इशारे के लिहाज से नहीं करना, हमने बोल्ड आउट करना है। हमें पता है कि विकेट गिर जाएगी। हाँ, शेख साहब आप बताएं, आपको तो खुली छूट मिल गई है, कुछ कह नहीं सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल है, लेकिन उनकी कन्विक्शन का स्टेटस अभी तक उसी जगह पर इंटैक्ट है। ये जरा बता दें, आपको कुछ समझ में आई? मियां साहब इस टाइम कहां हैं? वो तो अपने घर पर हैं, हालांकि वो सजा याफ्ता हैं, अपीलें जरूर बहाल है, ये बताएं। और इमरान खान साहब के अंदर रख के फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप खेल लेंगे, अवाम के सामने रियलाइज करवा देंगे अवाम को ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन चल रहा है? हमें कह रहे हैं क्या हमने इमरान खान साहब को अंदर रखा है, और क्या हमने ये अपील जो है ये आपकी कोर्ट्स हैं, हमारी कोर्ट्स हैं, हम किसी इदारे को मानने, हम इलेक्शन कमीशन को हम नहीं मानते, पार्लियामेंट को हम नहीं मानते, उससे निकल जाते हैं, कोर्ट्स को हम नहीं मानते, तो आप बताइए कि क्या आप फैसले कर लेंगे? टीवी के एंकर फैसला करें, कोई तो बता दीजिए क्या तरीका कार होगा फैसला की। आप पहले ही हमें आजकल तो सारे तरीका कार आपको पता है ना सर, इसलिए पूछ रहे हैं। हम कोर्ट्स में जा रहे हैं ना, कोर्ट्स पाकिस्तान की हैं, खुल के आप बात कीजिए ना कि क्या कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानते, क्या मामला क्या है? कोई बात इतने इल्जाम लगा रहे हैं, हमारा कसूर क्या है यार कि हम कोर्ट में सरेंडर हो गए। हम आके जो कुछ भी मियां साहब के खिलाफ जो मामला है वो कोर्ट्स में उन्होंने पेश हुए हैं, और कोर्ट्स के जजेस, ऑनरेबल जजेस जो है जो एक प्रोसेस से बनते हैं। अब बताइए हम क्या करें? कौन सा इदारा है जिसको माना जा रहा है? ये सिर्फ क्योंकि अपोजिशन करनी है तब ये बात है? यदि इलेक्शन कमीशन तो आपके ख्याल में ठीक नहीं है, उसने डेट दे दी जनवरी के आखिरी हफ्ते में, अब वो पर्टिकुलर डेट चाहिए, जरूर देनी चाहिए। हमने कब मना किया? या कभी हमने कहा है? मियां साहब ने तो यही कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन डेट देगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जो कोर्ट से फैसला किया है वो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और क्यों इनको लग रहा है इनका वोटर नहीं है? किधर है? हमारे मुकाबले में तो कैंडिडेट नहीं है, इनके कैंडिडेट हैं किधर? हमें ये बता दीजिए कि PTI जो इतना जरूर इलेक्शन लड़े, हमें तो खुशी होगी, क्योंकि बगैर मुकाबले के तो मजा ही नहीं आता ना इलेक्शन का। मैं भी 7वां इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ पिछले 31 साल से। तो बात यह है कि हमारे मुकाबले में तो कैंडिडेट नहीं है, हम तो उनको ढूंढ रहे हैं, और उनसे गुजारिश है कि आ जाइए, कुछ नहीं कहा जाएगा आपको, अब कैंडिडेट आ जाए ना तब हम लड़े। किस से लड़े हम? मुझे बताइए इलेक्शन, और फिर सारे इल्जाम PMLN पे हैं, क्यों इतना बड़ा जलसा हो गया, वो अच्छा नहीं लगा। भाई अब बताइए कि इसमें क्या किया जाए, या PMLN क्या करे? इदारों का फैसला नहीं माने जी। शैला रजा साहब बताएं, PMLN क्या करे? वो कह रहे हैं हमारे जलसों से भी जेलस हैं, हम अदालतों के आगे सरेंडर भी कर रहे हैं, कोर्स ऑफ लॉ को अडॉप्ट भी उसी तरीके से कर रहे हैं। जी शैला रजा साहब। अच्छा, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी। देखें, नून लीग जो है ना, मैंने आपको पहले बताया कि दोनों दफा उसको अदालती रिलीफ मिला, और दूसरी पार्टी को भी मिला जिसका उन्होंने कहा पापड़ वाले और छाबड़ी वाले। 3 साल 8 महीने आपके पास थे ना,
आप पापड़ वाले छाबड़ी वालों को जो है वादा माफ गवाह बना लेते। आपने ये करने के बजाय सिंध के बजाय पंजाब में मुकदमा चलवाया हर दफा इस्लामाबाद में के जरदारी साहब आए। आपने उनको प्रोटेक्शन देने के बजाय छाबड़ी और पापड़ वाले को आपने फरियाल साहिबा की कंपनी जो उनके वालिद की डेथ के बाद उनके नाम हुई थी, उसने एक और कंपनी से प्राइवेटली बैंक के थ्रू 1.25 करोड़ की ट्रांजैक्शन की। आपने उन्हें जेल में रखा और चांद रात को किस तरह उनको आपने घसीटा। ये तो आप कर रहे थे, तो ये क्यों नहीं किया आपने? दूसरी बात मैं आपको कहूं कि जो एक एनआरओ का ताना दिया जाता है उसमें 8,400 से ज्यादा लोग जो थे वो उन पे केसेस थे, चला सिर्फ जरदारी साहब पे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, भागे नहीं हम, जेल काटी। कोई पाकिस्तान में आज तक ऐसा शख्स नहीं है जिसको सजा नहीं हो लेकिन उसने 11.5 साल जेल काटी। तो ये था एनआरओ। दूसरा, आप ताना देते हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा को, वो तो एक डिक्टेटर था। आपकी तरह हम इदारों पे हमले नहीं कर सकते थे। हमने उससे डायलॉग किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये एनआरओ था कि वो वतन में आई और शहीद कर दी गई और हमने फिर भी इलेक्शन की तारीख आगे नहीं बढ़वाई और सबको इलेक्शन लड़वाया। एनआरओ ये था कि तालिबान आपको एनआरओ दे रहे थे कि आप लोग तो इलेक्शन लड़े और हमारे लिए बॉम्ब की धमकी थी। तो हमें ना समझाएं कि एनआरओ क्या होता है। एनआरओ यही है जो आप लोग को हासिल हुए हैं और होते रहेंगे। और जो छाबड़ी और पापड़ की बात करें ना, तो जरा कभी छाबड़ी और पापड़ वाले तो अभी तक यही हैं, लेकिन जरा फरा गोगी को बुलाएं, पूछें कितने कैरेट के हीरे चाहिए। ठीक है, यानी हम लोग उसी जगह पे सर्कल के गिर्द घूम रहे हैं और जो माजी में पीपल्स पार्टी ने देखा आज इमरान खान साहब वो भुगत रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा साहिबा, कैसर अहमद शेख साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमसे बात कर रहे थे, सेनेटर हुमायूं अहमद रहनुमा तहरीक इंसाफ हमसे बात कर रहे थे। बोलो उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब, माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ होंगे। नज़ीर लगारी साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज कर लेता हूं। नज़ीर लगारी साहब, एक एक्ट होता है और एक इम्पैक्ट होता है, दोनों सूरतों में आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, बिलखसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से? नहीं, आपने क्या फरमाया, मैं पहला वो नहीं समझ सका हूं, क्या फरमाया आपने? मैं कह रहा हूं सर, एक एक्ट होता है, एक इम्पैक्ट होता है। एक्ट तो वो हो रहा है जो अदालतों के अंदर इस वक्त हो रहा है, और एक सर्टन इम्पैक्ट भी आ रहा है कि हर चीजें बहुत स्पीड से एक प्रोसेस की तरफ बढ़ रही हैं। आप क्या देख रहे हैं? एक इम्पैक्ट भी होता है, एक रिएक्ट भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्शन होता है, फिर उसका रिएक्शन होता है, फिर ग्रेजुअली जाकर सेंटेंस बनता है। तो इम्पैक्ट तो जाहिर है एक पड़ रहा है, लेकिन उसका वो असर नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। जब नाइंसाफी हुई थी मियां नवाज शरीफ के साथ, उसको हमने दोबारा ये नहीं किया है कि जी वो गलत हुआ था, और इसके बाद अब जो कुछ हो रहा है हम इसको नहीं कह रहे हैं कि ये ठीक हो रहा है। हम अभी उस पर भी हम शकूक के बादल मौजूद हैं, और अब भी शकूक के बादल मौजूद हैं। जो उससे पहले होता रहा है उस पर भी शकूक के बादल मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इम्पैक्ट तो जाहिर है किसी ना किसी हद तक ये होता है कि भाई जो फील्ड में नहीं थे वो फील्ड में आए, तो जाहिर है उनका इम्पैक्ट होगा। लेकिन जिस इम्पैक्ट की हम तवक्को कर रहे थे वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, और चीजें और आगे कहाँ जाती हैं इसका भी सही अंदाजा नहीं है। अच्छा लगारी साहब, आपकी नजर में इस वक्त आज की तारीख में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्या स्टेटस है? क्योंकि अल अजीजी और एवरफील्ड में सजा के खिलाफ अपीलें तो बहाल हो चुकी हैं, तो वो हिफाजती जमानत वाला स्टेटस भी खत्म हो गया? नहीं, अब तो उनकी हैसियत, अगर सजाएं सस्पेंड हो गई हैं तो फॉर्मली उनकी रिलीज ऑर्डर भी हो जाने चाहिए कि रिलीज हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। क्योंकि पहली जो एक केस था उसमें सजा जो है वो सस्पेंड थी और उसकी वजह से उन्हें बाहर होना चाहिए था, लेकिन दूसरी सजा थी, दूसरी सजा की वजह से वो जेल में पड़े हुए थे। तो अब सजाएं सस्पेंड होती हैं तो वो स्टेटस इस वक्त यकीनन नहीं है, लेकिन इसका बाकायदा प्रोसेस होना चाहिए। हमें लगे कि जनाब ये बाकायदा प्रोसेस हुआ है, और वो तो नहीं गए थे ना, वहां से आए थे सीधे और जलसागाह की तरफ गए, तो वो जेल की तरफ नहीं गए। एक फॉर्मेलिटी ये होती, अगर मेरी ख्वाहिश नहीं है कि वो जेल में जाएं और जेल में जाकर सड़ें, ये नहीं है, लेकिन कोई चीज नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज लगी है कि जो अनहोनी सी लगी। तो अब आगे इसका क्या असरात होते हैं वो हमारे लिए बड़ा अहम होगा, इसलिए कि
एक स्टेट है और स्टेट के बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और स्टेट बाकायदा अपने कवानीन बनाती है और इवॉल्व करती है, फिर उनको एक लीगल शक्ल देती है। उसके बाद जब आपके इक़दाम जो हैं वो अगर उस कानूनी प्रोसेस के मुताबिक नहीं होते हैं तो फिर लग रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दो चीजों में होता है, या तो स्टेट खुदा न खास्ता उसकी रिट तहलील हो गई हो, या फिर ये होता है कि जनाब आप यानी वो ना हो, कोई ऐसा सिस्टम आ गया हो जिसने पिछले सिस्टम को बिल्कुल एक तरफ कर दिया हो, तो ऐसा होता है। खुदा न खास्ता मुल्क में मार्शल लग गया हो तो ठीक है, बाकी चीजें जो है इधर हो जाती हैं, लेकिन ऐसी सूरत तैयार नहीं हुई है। उसी नॉर्मल पोजीशन में जो स्टेजेस हैं मुख्तलिफ, वो जिस तरह से तय हुए हैं वो मामूल के कानूनी स्टेजेस नहीं महसूस हुए। इस वजह से इन पर सवालात जो है वो किए जाते रहेंगे, और सवालात जायज होंगे या नाजायज होंगे इनके बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन एक बात तय है कि जो कुछ किया गया था उनके साथ वो ठीक नहीं था, और अब जो कुछ हुआ है जिस तरह से किया गया है उसे ठीक तरीके से किया जाना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। ठीक है, आप बताइए माजिद निजामी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस सारी सूरत हाल में? नवाज शरीफ साहब हैं तो कन्विक्टेड, अदालत ने उनकी कहीं सजा तो मुअत्तल की नहीं, हाँ सजाओं के खिलाफ अपीलें जरूर हैं, उसको जरूर एक्टिव कर दिया, उसका स्टेटस जरूर बहाल कर दिया है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो इसे एक मुहावरे से रिलेट करना चाहूंगा कि जिसमें कहा जाता है कि कानून एक मकड़ी का जाला है जिसमें छोटे मोटे हशरात फंस जाते हैं, लेकिन जो बड़े जानवर हैं, जो ताकतवर हैं, वो उसे फाड़ के निकल जाते हैं। तो अभी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके अंदर ये बिल्कुल सादिक आता नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक तरफ जो सजाएं हुई ये दुरुस्त है कि उन पे सवालात थे, लेकिन जिस अंदाज में या जिस तरह से डॉट्स कनेक्ट करके अगर हम देखें तो ये चीजें की जा रही हैं, तो उससे भी ये लग रहा है कि ये जिस भोंडे अंदाज में हुआ था उसी तरह इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि ये इस मामले के अंदर पर्टिकुलरली मियां नवाज शरीफ साहब से ये तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस बुनियाद पर रियासत और मियां नवाज शरीफ के अंदर प्यार की पींगे दोबारा बढ़नी शुरू हो गई हैं और फरीक अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं। तो इस वक्त भी नजरिया जरूरत के तहत ये किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून इस चीज को इसका नाम दे रही है कि जी शायद रियासत या इदारे अपनी गलतियों का अजाला कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। रियासती इदारे ये समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान का मुकाबला करने के लिए उनके साथ एक अहम सियासी रहनुमा, एक बड़े सियासी रहनुमा को होना चाहिए, और इस हवाले से मियां नवाज शरीफ उस फार्मूले में फिट बैठते हैं। तो इसलिए कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर चीजें तय की जा रही हैं। मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता कि इसमें मियां नवाज शरीफ के हवाले से कोई रियासत ने नरमी दिखाई है या उन्हें गलतियों का एहसास हुआ है। और सबसे बड़ा इशू ही यही है कि अगर रियासत को या इदारों को गलतियों का एहसास होता तो इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है या जिस तरीके से ये प्रोसेस चलाया जा रहा है वो उस तरह से ना होता, कम से कम इसमें शफाफियत को इंश्योर किया जाता। लेकिन जिस तरीके से ये तो हो रहा है उससे लगता यही है कि नजरिया जरूरत के तहत कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद। ठीक है लगाई साहब, नजरिया जरूरत चल रही है, अब क्या करेगी अदालत? बार बार कह रही है नैब से कि आपको इनकी गिरफ्तारी तो रिक्वायर्ड नहीं। अब जब नैब ही कह रही है मैं गिरफ्तारी रिक्वायर्ड नहीं, एक शख्स सरेंडर कर चुका है, हमें किसी किस्म की कोई इंक्वायरी भी इससे नहीं करनी, हालांकि ऑलरेडी वो कन्विक्टेड भी हैं, 2 दिन का टाइम भी लिया नैब ने, चेयरमैन नैब से पूछने के लिए। तो ये नजरिया जरूरत के तहत ही हो रहा है कि ऑब्वियस चीजें ऐसी थी? ये कोर्ट ऑफ, देखें एक कोर्ट ऑफ लॉ है, एक हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, और कानून जो है वो ये नहीं देखता है कि कौन है सामने, कौन है। कानून अक्रॉस द बोर्ड इसको इम्प्लीमेंट करता है। अगर फिर तो मियां नवाज शरीफ को जाना चाहिए दोबारा किसी भी फोरम पर और जाकर कहना चाहिए कि जो कुछ मेरे साथ माजी में हुआ वो गलत हुआ था, उसको नल एंड वाइट करा दिया जाए। लेकिन कौन देगा? आप सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ, यानी अगर वो उन्हें ताहयात नाअहल करार दे चुका है तो आप इस फैसले के खिलाफ कैसे जाएंगे, जबकि वहां पर आपका रिव्यू भी रिजेक्ट हो चुका है। अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे और कहेंगे कि मुझे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाए, लेकिन ये सवाल तो रहेगा ना। तो क्या मतलब कानून
कानून के तकाजे, कानून की रिट, कोड्स, सब कुछ सबमिट होगा और सब कुछ जो है वो अपने आप को सबमिट करेंगे और कहेंगे ये गलत हुआ था और ये सब कुछ जो गलत हुआ है अब उसको हम कैसे ठीक कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने एक कानून बना लिया है जिसके तहत नाअहली की मुद्दत ये होगी, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ही करार दे चुकी है कि नहीं, मुअस्सर बामाजी नहीं होगा, वो फ्यूचर के लिए होगा। अच्छा, ये फ्यूचर के लिए मतलब कोई और बाद में होता है तो उसके साथ तो ये हो सकता है, अपील के लिए दोबारा नहीं जा सकते। कहा कि ये मुअस्सर बामाजी नहीं होगा, आप नहीं जाएंगे, आप रिव्यू के लिए दरखास्त, ये सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला है और उसमें वो कह चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब कोई ऐसा रास्ता नहीं लग रहा है जिससे मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा इलेक्शन लड़ें। वो क्या इसमें जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये फैसला करे कि 2017 में होने वाला फैसला गलत था और वो हुकूमत का खत्म होना गलत था, उनका वज़ीर-ए-आज़म के मनसब से हटाया जाना गलत था और उसको रिवर्ट होना चाहिए और दोबारा उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहिए। कि ऐसा हो सकता है क्या स्टेट या लॉ या कानून या अदालत या कोई भी फोरम ऐसा कर सकता है? अच्छा लगारी साहब, कोर्स ऑफ लॉ जो है वो एक तरीके से अडॉप्ट तो नहीं हो रहा ना। इमरान खान साहब तो कन्विक्ट भी नहीं है, फिर भी उनकी जमानतें नहीं हो रही और उनको उन केसेस के अंदर भी उनकी जमानतें कैंसिल हैं जो वो खुद गिरफ्तार हालत में थे, यानी रियासत ने प्रोड्यूस करना था, इलेक्शन कमीशन के सामने उनको पेश नहीं किया जा रहा, यानी ये सब चीजें तो हो रही है, बैलेंस तो आउट है मुकम्मल तौर पर। जब आप ऐसी सूरत हाल देखेंगे तो फिर आपको खुद महसूस होगा कि यहाँ पर कानून जो है वो इक्वल अमल दरामद नहीं हो रहा है। आपको सब अच्छा, अगर ये मैसेज देना है सोसाइटी को तो भी कोई एक चीज समझ लीजिए ना कि सोसाइटी को ये मैसेज जा रहा है कि भाई आप इस बात का ख्याल ना करें कि कानून सबके लिए यकसा है, ऐसा नहीं है। अलिफ के लिए एक है और बे के लिए एक है, सीन के लिए एक है, जीम के लिए एक है, दाल के लिए एक है, ये सबके लिए अलग अलग कानून है। तो फिर ठीक है, इसको हम वो कह देते हैं कि एक जो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट होती है वो स्टेट ये सूरत हाल नहीं है। माजिद निजामी आपका बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। तासुर जरूर यह है कि पाकिस्तान में एक नहीं दो कानून है, लेकिन अमीर और गरीब के लिए नहीं। हद तो यह है कि दो साबिक वज़ीर आज़म के लिए भी अलग अलग कोर्स ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? फीडबैक से मुतालिक जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।